हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आपके ट्वेल्थ के टॉपिक में मैं सबसे पहले आपको मैट्रिसेस पढ़ाने जा रहा हूँ। तो मैट्रिसेस जो कि एक बहुत लड्डू सा चैप्टर है, बहुत आसान सा चैप्टर, ये आपको फील भी होगा। और जब मैं पढ़ा देता हूँ तो आप जानते ही ये कितना आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा, आपको मज़ा आएगा इसको पढ़ करके। और ये आपके लिए पहली बार है। अब ये जो चैप्टर है ट्वेल्थ में ही आता है, ठीक है। इससे पहले आप मैट्रिसेस के बारे में नहीं जानते हैं, तो नया चीज़ें होता है तो कई बार बहुत इच्छा होती है जानने की, ठीक है। और इसको आप देखिए हम कितना अच्छे से पढ़ाएंगे, आपके लिए एकदम पूरा लट्टू हो जाएगा, ठीक है। पूरा जीरो से लेवल, पूरा बेसिक बातें करूँगा, इसमें जितना भी बेसिक हो सकता है सारी बातें करूँगा। और साथ ही साथ मैं इस बात का भी ध्यान रखूँगा कि आपके जितने सारे डाउट्स हो जाए उसको मैं वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट्स का जवाब दे दूँ। क्योंकि क्लास में हम देखते हैं कि हमसे जो जनरली बच्चे क्या सवाल पूछते हैं, मैं सारे डाउट्स का आपको कोशिश करूँगा आपके वीडियो में ही आंसर दे दूँ, ताकि आपको बहुत कम से कम डाउट हो। ऐसे डाउट मैं कोशिश करूँगा ना हो, फिर भी कुछ डाउट हो ही जाएंगे आपके, जो कि आप पूछ लेंगे, ठीक है। तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करेंगे और वहाँ पे हमसे डाउट्स पूछ लेंगे, मैं आपको वहाँ डाउट्स क्लियर करवा दूँगा, ठीक है। तो देखिए मैट्रिसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इसके मेरे जितने सारे लेक्चर आएंगे इस पर आप पूरा कंप्लीट देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और आपको यहाँ पे हम क्या करेंगे, जीरो लेवल से, पूरा जीरो लेवल से हीरो लेवल तक आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखिए मैट्रिसेस जो है ना, इसमें बोर्ड्स में आपको 13 मार्क्स पूछे जाते हैं, ठीक है। जनरली 13 मार्क्स आपसे पूछे जाते हैं बोर्ड्स में। हाँ, जेई मेंस की बात करूँ तो उसमें भी मिनिमम एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, कई बार 2 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं एक्स्ट्रा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको करना क्या है कि जो मैं बताऊँ क्वेश्चन उसको करना है। मेरा जो नोट कॉपी आप बनाएंगे, नोट्स कॉपी उसको पढ़ना है, उसी से मैक्सिमम सवाल उसी से आ जाए, उससे बाहर से कहीं से भी सवाल नहीं आएंगे, ठीक है। तो वो आपको नोट्स कॉपी बनाना है। और कुछ रेफरेंस बुक मैं आपको बता देता हूँ, वो आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए आपको एक एनसीईआरटी की बुक तो रखना है, एनसीईआरटी की बुक तो सबको रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक केसी सिन्हा का बुक रख लीजिएगा। एनसीईआरटी का बुक आप ले लीजिएगा, दूसरा बुक ले लीजिएगा केसी सिन्हा का। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे आपको पढ़ाई करना है। आपको करना क्या है कि मैं जब पढ़ाऊँ तो मेरा नोट्स आप पढ़िएगा। पहले क्या करिएगा कि मैं जो पढ़ाऊँ पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा। साथ ही साथ जब भी वीडियो देखिएगा तो कॉपी ले करके साथ ही साथ उसको नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। और उसके बाद नोट डाउन करिएगा, फिर उसको अच्छे से समझते भी जाइएगा। जहाँ भी आपको डाउट हो तो वीडियो को पीछे करके आप उसको फिर से देखिएगा। जहाँ भी डाउट हो आप उसको फिर से करके देख सकते हैं। ये बेनिफिट्स होता है ऑनलाइन क्लासेस का, ठीक है। क्योंकि क्लास में होता है कई बार हम लोग बहुत सारी बातें बोल जाते हैं और बस एक बार बोले और उसके बाद वो निकल जाता है, फिर क्लास में फिर दोबारा नहीं बोल पाता है। लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि मैं जो भी बोलूँगा ना आप उसको 2 बार 3 बार 4 बार, आप जितनी बार चाहे उतनी बार सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बेनिफिट्स है। तो आपको क्या करना है, सारे का नोट्स बनाते चलना है, नोट्स, ठीक है। नोट्स जितना अच्छा लिखेगा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और साथ ही साथ देखिए अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ, उसको आप अभी से ही करते जाइएगा। पहला काम क्या करिएगा कि जितने चैप्टर्स मैं पढ़ाऊँगा ना, जो भी चैप्टर, जैसे मैं मैट्रिसेस अभी पढ़ा दूँ, तो आप क्या करिए मैट्रिसेस पूरा नोट्स बनाइएगा। उसके बाद मैट्रिसेस जब एंड कर दूँ तो उसमें से देखिए जो आपको लगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसका शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाइएगा ताकि शॉर्ट नोट्स ये आपको लास्ट का जो मोमेंट होता है ना, एग्जाम का जो लास्ट टाइम होता है उसमें बड़ी काम का चीज़ है। ये बहुत फ़ायदा होगा आपको रिवीजन करने के लिए। या मैं बोलूँगा कि चलिए टेस्ट है मैट्रिसेस का, ये जब चैप्टर मैं कंप्लीट कर दूँ तो जब मैं आपका टेस्ट लूँगा तो आपको टेस्ट में रिवीजन के लिए बहुत काम आएगा, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसका आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइएगा, जरूर से जरूर बनाइएगा, ठीक है। ये सब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसको आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए आपको करना क्या है कि मैं नोट्स जो पढ़ा दूँ उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद केसी सिन्हा का जो एक्सरसाइज है ना, तो एक्सरसाइज को आप बनाइएगा, ठीक है। केसी सिन्हा का एक्सरसाइज आप बनाइएगा, वो आपसे बन जाएंगे, वो आपसे बन जाएगा। कुछ क्वेश्चन जो आपके डाउट्स होंगे वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। ये दोनों बुक्स आप अपने पास रखेगा। ये जब पूरा बना लीजिएगा उसके बाद एनसीईआरटी का चैप्टर आप पलटिएगा और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज बना लीजिएगा। आपसे मैं गारंटी कर रहा हूँ कि जब केसी सिन्हा पूरा आप अच्छे से बना लेंगे ये ऑटोमेटिक बन जाएगा आपसे, हमारे को बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा देते हैं, नहीं। रेफरेंस बुक के लिए आप क्या करें ना, इसको रखे रहिए, इसको आप
पहली बार में मत बनाइएगा, पहले इसमें बनाइए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप बनाएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो केसी सिन्हा बना लीजिएगा पूरा कंप्लीट। उसके बाद आप एनसीईआरटी को बनाएंगे तो यकीन मानिए आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ वैसा आप करिएगा, आपको चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको कुछ बातें समझ आई, तो चलिए हम शुरू करते हैं। और एक चीज़ और कहूँगा आपसे कि आप लोग क्या करिएगा ना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर कर सकते हैं आप बिल्कुल करिए। अपने दोस्तों को बता दीजिए कि ठीक है, यहाँ पे है कि मैट्रिसेस अभी पढ़ाई हुई है जी, तुम देखो ज़रा इस पर, अगर आपको कहीं पे डाउट्स है तो आप देख सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, और आपके पास मैक्सिमम 1-2 फ़ोन तो सबके पास होता है, मिनिमम 1 फ़ोन तो खैर होता ही होता है, किसी के पास 2, 3, 4 है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अच्छा लगे तो आप प्यारा सा कमेंट भी छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, और शेयर कर दीजिएगा जरूर। ठीक है, सब्सक्राइबर जितना ज़्यादा करवाइएगा अच्छा लगता है, और लाइक करिएगा। इससे क्या होता है, देखिए ये सब चीज़ें होता क्या है ना, कि छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, टीचर को बहुत मोटिवेशन दे देता है। ठीक है, तो बाकी आप समझदार हैं। चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। देखिए मैट्रिसेस क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। लिखिए डेफिनेशन। देखिए मैट्रिसेस होता है ना कि आप कहीं कहीं देखिएगा मैट्रिक्स, आपको ये दिखेगा मैट्रिक्स और मैट्रिसेस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सिंगुलर वर्ड है। ये मैट्रिक्स का क्या है, ये प्लूरल है। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये मैट्रिसेस है, ये प्लूरल वर्ड है, ये सिंगुलर है। ठीक है, आ जाइए यहाँ, इट इज अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर। और नंबर कैसा हो सकता है, आपका नंबर जो होगा ना वो रियल हो सकता है, और कॉम्प्लेक्स या इसको इमेजिनरी कहते हैं। रियल होगा या इमेजिनरी होगा। ठीक है, और फंक्शन हो सकता है ये, और फंक्शन इन m rows and n columns in rectangular array। ठीक है, रेक्टेंगुलर अरे। अब जरा यहाँ देखिएगा, कह रहा है कि मैट्रिसेस क्या है, इट इज अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर। मैट्रिसेस क्या है, ये सिंपल अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स इज जस्ट अरेंजमेंट ऑफ नंबर, बस कुछ नहीं है। मैट्रिक्स क्या है ना कि अरेंजमेंट है, नंबर का एक अरेंजमेंट है, बस देखो और खुश हो जाओ, यही है। मैट्रिसेस का वैल्यू कभी हम लोग नहीं निकालते। तो देखिए मैट्रिसेस क्या है, मैट्रिसेस इट इज अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर। नंबर कैसा हो सकता है आपका, नंबर हम लोग देखिए जब 10 से पहले आप लोग जानते थे रियल नंबर के बारे में, जैसे 11 आया तो वहाँ पे आप पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग इमेजिनरी आयोटा की बात किए थे। अब क्या आपको याद है ना, कॉम्प्लेक्स मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। ठीक है, तो इट इज अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर। नंबर आपका हो सकता है रियल हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है, या नंबर की जगह पे फंक्शंस भी होता है। हम लोग मैट्रिक्स में फंक्शंस को भी अरेंज करते हैं। ठीक है, इन m रोज, और यहाँ जो m होता है ना वो रोज होगा, एंड n कॉलम्स इन रेक्टेंगुलर अरे। रेक्टेंगुलर अरे जस्ट एक बॉक्स है, जिसको मैट्रिसेस को एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं ना, एक बॉक्स में अरेंज कर देते हैं जिससे वो अच्छा दिखे। ठीक है, उसका फोटो अच्छा दिखे, इसलिए हम लोग उसको, और वो जो बॉक्स बनाते हैं ना उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर अरे। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, रेक्टेंगुलर अरे। अब जरा यहाँ देखिएगा, देखिए मैट्रिसेस ये दरअसल आप देखे होंगे, आप क्लासरूम में है, देखिए ना क्लासरूम में हम लोग क्या करते हैं कि बेंच, देखिए बेंच का अरेंजमेंट होता है। मान लीजिए एक बेंच होगी यहाँ, बेंच डेस्क, फिर यहाँ होता है, अच्छा ये ज़रा छोटा हो गया ऐसे। ठीक है, फिर बेंच डेस्क ऐसे लगा रहता है, फिर देखे होंगे ऐसे आगे पीछे करके लगा होता है। यहाँ पे स्टूडेंट बैठा होता है, फिर स्टूडेंट यहाँ भी बैठा होता है। ठीक है, ये भी स्टूडेंट बैठा हुआ है, मान लीजिए ये सब स्टूडेंट बैठा हुआ है। आप क्लासरूम में भी तो देखते होंगे ना। ठीक है,
तो ये भी क्या है, एक अरेंजमेंट। हमने क्या किया है, स्टूडेंट को अरेंज कर दिया एक रो में। एक ऐसा है, एक रो बना दिया कि इस रो में पहला रो है, इसमें मान लो 4 स्टूडेंट बैठा दिए। दूसरा रो है, उसमें भी 4 स्टूडेंट बैठा दिए। तीसरे रो में भी 4 स्टूडेंट बैठा दिए। या हम इसको ऐसा बोलते हैं कॉलम वाइज बैठा दो भाई। लो, पहला कॉलम में 2 बैठाओ, फिर इसमें पहले बेंच पे 2, फिर दूसरे बेंच पे 2, फिर तीसरे पे 2, फिर सेकंड कॉलम में बोला फर्स्ट बेंच पे 2 बैठाओ, सेकंड बेंच पे 2, थर्ड बेंच पे 2। ऐसा करके हम लोग आप क्लासरूम में देखते होंगे, ये तो आप रोज देखते हैं, ठीक है। तो मैट्रिसेस कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अरेंजमेंट। ये बस नंबर का अरेंजमेंट है। बस अरेंज करो, देखो और खुश हो जाओ। अरेंज करो, देखो और खुश हो जाओ। इससे ज़्यादा मैट्रिसेस कुछ नहीं है। मैट्रिसेस का हम लोग वैल्यू नहीं निकाल सकते। मैट्रिसेस हैज़ नो न्यूमेरिकल्स वैल्यू, मतलब इसके कोई न्यूमेरिकल्स वैल्यू नहीं होते, ठीक है। बस देखो और खुश हो जाओ। अच्छा, चलिए अब चलिए यहाँ देखिए। चलिए यहाँ देखिए तो मैट्रिक्स हैज नो न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब सर मैट्रिसेस का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है क्या सर मैट्रिसेस का वैल्यू नहीं निकाल सकते? तो जवाब है ना, मैट्रिसेस का कोई न्यूमेरिकल्स वैल्यू नहीं होता है। मैट्रिसेस का वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते, ठीक है। हाँ देखिए, हुआ क्या कि जब लोगों को लगा, जब गणितज्ञ के लोगों को लगा कि ठीक है मैट्रिसेस है जिसका हम लोग वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन कई बार होता है ना कुछ चीज़ें आए तो मन करता है कि नहीं इसका वैल्यू तो निकालना चाहिए। तो लोगों ने फिर तरकीब निकाला और उन्होंने क्या किया कि एक अलग ही मैथमेटिक्स का ब्रांच बना दिया है, एक अलग चैप्टर्स बना दिया है डिटर्मिनेंट, जिसमें हम लोग बहुत अच्छे से इसका वैल्यू भी निकालेंगे। तो इसका मैट्रिसेस का, मैट्रिक्स में हम लोग वैल्यू नहीं निकालते, उसका एक अलग नाम दे दिया गया डिटर्मिनेंट, जो कि मैट्रिसेस से ही आता है, उसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। उस पर हम बात करेंगे आपसे, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए, अब ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एक बॉक्स, जरा इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ देखिए, इस बॉक्स को आप याद कर लीजिएगा, बहुत काम की चीज़ है अपना ये। A11, A12, A13 डॉट डॉट A1N, फिर ठीक है A21, A22, A23 डॉट डॉट A2N, A31, A32, A33 डॉट डॉट A3N, ठीक है। और यहाँ देखिए ऐसे ऐसे AMN, सॉरी M1, ओके, AM2, फिर ऐसे ही आएगा यहाँ पे भी AM3, फिर आया होगा, अब फिर डॉट डॉट हो गया यहाँ से, फिर AMN। इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं जो जो कह रहा हूँ बस आप उतना कर लिए, बाकी का जिम्मेदारी हमारी है। कैसे आपसे सवाल बनेगा, कैसे क्वेश्चंस आपको करना है, वो सब हमारी जिम्मेदारी। मैं जो बोल रहा हूँ बस उतना आप करते जाइए, ठीक है। देखिए आपको ये इसको याद कर लेना है। आपको याद करना है A11, A12, A13, A1N, ठीक है। A21, A22, A23, A2N, A31, A32, A33 डॉट डॉट, ऐसे जैसे इसका डॉट डॉट लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसके आगे A34 आएगा, A35 आएगा, A36 आएगा, ऐसे आएगा, कहाँ तक जाएगा, वो N तक जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से AM1, AM2, AM3 डॉट डॉट AMN, ठीक है। इतना बातें आपको समझ है। अब देखिए इसमें हम बात करते हैं क्या क्या चीज़ें होता है, जरा यहाँ देखिए। अच्छा पहले और बता दो, यहाँ देखिए मैट्रिसेस का ये बॉक्स हो गया, ये रेक्टेंगुलर अरे है, इसमें हम लोग क्या किए, अरेंज कर दिए। इसको फोटो है, ये मैट्रिसेस का क्या है, फोटो है, पिक्चर है मैट्रिसेस का। तो इसको आप अपने दिमाग में छाप लीजिए। आपको प्रिंट आउट करना है तो आप कर लीजिए अपने दिमाग में। देखिए यहाँ और दूसरा तरीका, कई जगह पे आप ये भी देखेंगे, मैक्सिमम केसेस में आपको यही दिखता है, इससे ज़्यादा नहीं, यही दिखेगा आपको। ज़्यादातर जगह मैं ये बोलूँ ना 99% चांसेस है कि आपको यही दिखेगा। बुक सब में भी यही लिखा रहता है, किसी किसी बुक में आपको ये भी देखने को मिल जाता है ऐसा, A11, A12, A13 डॉट डॉट A1N, A21, A22, A23, A2N, A31, A32, A33 डॉट डॉट A3N, AM1, AM2, AM3 डॉट डॉट AMN,
ये ऐसा देखने को आपको मिल सकता है। यहाँ भी m क्रॉस n आएगा, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, m क्रॉस n आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा जगह की कमी हो रही है, आप लिख लेंगे इसके जस्ट इस यहाँ पे आएगा m क्रॉस n आएगा, ठीक है, m क्रॉस n आप लिख लीजिएगा वहाँ, मैंने बोल दिया है। अब जो देखिए ये आपको ऐसा बॉक्स दिख सकता है या ऐसा बॉक्स भी दिख सकता है, आपको ज़्यादातर जगह पे यही बॉक्स दिखेगा, तो इसको याद रखिएगा। ये भी दिखे तो हमारे को कोई समस्या नहीं है, हम दोनों के बारे में जानते हैं। अब ज़्यादा यहाँ देखिए, अब इसमें मैं बात करता हूँ आपसे क्या क्या चीज़ें, ज़्यादा यहाँ देखिए। ये जो होता है ना, ये देखिए, पहला मैं इसको जैसे काटता हूँ, ये देखिए ये फर्स्ट रो है, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट रो। क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट रो, R1 बोलते हैं। फर्स्ट रो इसको क्या बोलते हैं, R1। R1 का मतलब क्या है सर, ये फर्स्ट रो है, रो 1 है। कौन सा रो है, रो 1 है। R1 का मतलब क्या है, ये फर्स्ट रो है। सर ये मतलब कौन सा रो है सर, तो सर ये सेकंड रो है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, R2 बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, R2 बोलते हैं। सर ये कौन सा रो है सर, आप ही बताइए, आप ज़रा सोच के बताइए कौन सा रो है, R3 है। कौन सा रो है, R3, रो 3 है। इसी तरीके से डॉट डॉट रो 4 आएगा, इसमें रो 5 आएगा, रो 6 आएगा, और डॉट डॉट कहाँ से जाएगा, तो यहाँ देखिए कि ये लास्ट वाला की मैं बात करूँ तो ये कौन सा रो है, तो RM है। ये 2 नंबर कौन है, mth रो है। ये कौन सा रो है, mth रो। सर ये आप कैसे बता पा रहे हो mth रो है, तो बस अब देखिए मैं भी जस्ट आपको बताऊंगा मैं कैसे बोल रहा हूँ। अब याद रखिए ये पहला रो है, आप हॉरिजॉन्टल लाइन जो जाता है उसको बोलते हैं रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रो बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन वाले को क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। तो ये अपना फर्स्ट रो है, ये अपना सेकंड रो है, ये अपना थर्ड रो है, और यहाँ पे अपना क्या है, mth रो है। अब जरा यहाँ देखिए, ये जो बना ना, ये फर्स्ट कॉलम है, C1 बोलते हैं। ये जो बना है वो क्या है, सेकंड कॉलम है, C2 बोलते हैं। ये क्या है अपना थर्ड कॉलम है, C3 बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से डॉट डॉट यहाँ पे जो लास्ट में उसको क्या बोलते हैं, CN बोलते हैं। nth कॉलम है, ठीक है, nth कॉलम है। जरा यहाँ देखिए, इसमें जो पहला होता है ना, हम लोग रो और कॉलम का डिसीजन कैसे लेते हैं वो ज़्यादा समझाता हूँ। यहाँ देखिए, हमने जो लिखा है A11 लिखा है, इसका मतलब जो ये पहला वाला 1 लिखता है ना, ये किसको बताता है, रो को बताता है। स्टार्टिंग में जो लिखा रहता है उसको वो किसको बताता है, रो को बताता है। और जो बाद में लिखा रहता है वो किसको बताता है, कॉलम को बताता है, ठीक है। तो ये R11 है, और ये R12 है, ये R13 है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 13 है। यहाँ देखिए, पहले आपको बस ध्यान ये रखना है कि फर्स्ट में जो लिखा रहेगा उसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। जो सेकंड में लिखा रहेगा उसको बोलते हैं कॉलम बोलते हैं। जरा देखिए, तो फर्स्ट में 1 लिखा है तो ये फर्स्ट रो है, यहाँ पे फर्स्ट में कौन है, 2 है, तो ये सेकंड रो है। तो फर्स्ट में क्या है, 3 है, तो ये थर्ड रो है। और यहाँ फर्स्ट में क्या है, M है, तो ये mth रो है। क्या आप मेरे बात को समझ पाए। और सेकंड में देखिए, सेकंड में यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देखिए सेकंड में यहाँ पे लिखा हुआ है 1, और यहाँ पे सेकंड में क्या है, 2 है, यहाँ पे सेकंड में क्या है, 3 है। देखिए सेकंड में 1 है तो फर्स्ट कॉलम है, C1 है। सेकंड में क्या है, 2 है, तो सेकंड कॉलम है, C2 है। सेकंड में क्या है, यहाँ पे 3 है, तो ये थर्ड कॉलम है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड में देखिए N है, तो ये nth कॉलम है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, तो आप इसको याद रखिएगा, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। इस बॉक्स को आप जितना जल्दी, जितना अच्छे से याद कर पाएंगे आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा होगा, उतना फ़ायदेमंद होंगे, उतना फ़ायदे में आप रहेंगे। उसी तरीके से यहाँ भी बोल रहा हूँ कि ये अपना फर्स्ट रो है, ये अपना सेकेंड रो है, ये अपना थर्ड रो है, और ये अपना mth रो है। क्या आप ये समझ पाए। फिर यही बात बोल रहा हूँ कि ये फर्स्ट रो है, ये कौन सा रो है, फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, और ये mth रो, ठीक है। और यहाँ पे बात करूँ तो ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ये nth कॉलम है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें आप लिख लीजिए। ये पिक्चर में मैंने कट कर दिया है, तो ठीक है, आप वीडियो के पीछे करके आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप लिख लीजिए इतना। इसके आगे मैं एक और इसका रिप्रेजेंटेशन है, इसका फ़ोटो जो कहते हैं, एक और फोटो है, उसको मैं बनाता हूँ। फिर इस पर और बहुत सारी बातें करेंगे हम, बहुत मज़ा आएगा सुन के इसको, ठीक है। आप लिख लीजिए इसको। ठीक है, पूरी बेसिक से बात करेंगे, ठीक है। जितना बेसिक्स हो सकता है मैं सब कुछ बातें करूँगा आपसे, और यकीन मानिए आपको बहुत मज़ा आएगा इसको देखकर। और पूरा लेक्चर मेरा फॉलो करिए, आपको इससे मोहब्बत हो जाएगी आपको। चलिए देखिए, यहाँ देखिए, अब दूसरा रिप्रेजेंटेशन इसका ये है। कई बार आपको ये भी दिख सकता है,
A11, A12, A13, A1N, A21, A22, A23, A2N, ठीक है, A31, A32, A33 और डॉट डॉट A3N, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये है M1 और इसको बोलते हैं M2 और इसको बोलते हैं AM3 और इसको बोलते हैं AMN। फिर यहाँ से भी ये डबल आएगा, ठीक है। और ये फिर यहाँ पे M क्रॉस N हो जाएगा, M क्रॉस N। फिर यहाँ पे देखिए ये भी डॉट डॉट आएगा, ऐसे ऐसे डॉट डॉट आएगा, ठीक है। अब देखिए M क्रॉस N, यहाँ भी वही बात है, ये अपना फर्स्ट रो है, ये वाला कौन सा है, सेकेंड रो है, ये वाला कौन सा है, थर्ड रो है। ऐसे में बात करूँ तो ये वाला चीज़ें हम लोग याद रखते हैं। ये देखिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो जो धरती के पैरेलल लाइन है उसको बोलते हैं रो, इससे हम लोग क्या डिनोट करते हैं, रो। और जो ये आपको ऊपर से नीचे आ रहा है ना, ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। तो मैं ऐसे याद रखता हूँ, ठीक है, आप इसको ऐसे याद रखिएगा। ऐसे हम लोग चलते हैं तो रो वाइज चलते हैं, पहला रो में फिर दूसरा रो में ऐसे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए एक बार, क्योंकि ये बेसिक बात है कि रो कॉलम आपको समझ आएगा तो ही आगे की कहानी अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। ये अपना ये पहला रो है, ये कौन सा है, सेकेंड रो है, ये कौन सा है सर, थर्ड रो है, और ये पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है, इसी तरीके से nth कॉलम है। क्या ये बातें मेरे आपको समझ आ रही, ठीक है। मैंने आपको ये समझाया कि आपको इसमें जो है ना, पहला जो लिखा रहता है, फर्स्ट में जो लिखा रहता है वो किसको बताता है, रो को बताता है। सेकंड में जो लिखा रहता है वो किसको बताता है, कॉलम को बताता है। इसका मतलब सर किसी भी मैट्रिक्स का जो है ना ऑर्डर जो होता है, यहाँ पे जो लिखते हैं ना हम लोग, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है ना उसके लास्ट एलिमेंट से ही डिनोट होता है, डिफाइंड होता है। चलिए यहाँ देखिए, ये जो है ना, यहाँ पे देखिए M और N, यहाँ जो आएगा वही इसका ऑर्डर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट में जो रहता है M, उसको क्या हम लोग बोलते हैं, रो बोलते हैं। ये किसको डिनोट करता है, रो को। और सेकेंड वाला ये किसको डिनोट करता है, कॉलम को। मतलब सर इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि यहाँ जो फर्स्ट में लिखा रहेगा ना वो अपना रो होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखा रहता तो इसका मतलब ये रो कितना है, 2 है। किसी मैट्रिक्स में 2 रो है। अगर मान लीजिए M की जगह पर 3 लिखा रहता है, इसका मतलब उस मैट्रिक्स में रो कितना है, 3 रो है, ठीक है। अगर मान लीजिए M की जगह पर 4 रहता तो उस मैट्रिक्स में रो कितना है, 4 रो है। सीधे सीधे बात है, ठीक है। और N किसको बताता है सर N जो है ना कॉलम को बताता है। किसको बताता है, N कॉलम को बताता है। सर इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है ना सर कि यहाँ पे जितना लिखा रहेगा उतना ही कॉलम होगा। मतलब सर अगर N का वैल्यू अगर 2 देगा तो क्या कॉलम 2 होगा, हाँ सीधी सी बात है 2 होगा। सर N का वैल्यू अगर 5 दे दे तो क्या कॉलम 5 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। N का वैल्यू 3 देगा तो क्या कॉलम 3 होगा, हाँ बिल्कुल होगा, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स में जो है ना इसका लास्ट एलिमेंट से उसका ऑर्डर डिफाइंड होता है, ठीक है। और पहले में जो लिखा रहता है 2 लिखा रहता है, दूसरे में जो लिखा रहता है वो कॉलम लिखा रहता है। यहाँ देखिए, यहाँ मैं इस मैट्रिक्स की आपको बात करूँ, मैं बोलूँगा कि बताइए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो आप बोलिएगा सर M क्रॉस N। इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, M क्रॉस N। इसका क्या मतलब सर, इसका मतलब है सर इस मैट्रिक्स में टोटल M रो है और टोटल कॉलम कितना है, N कॉलम है। क्या आप मेरी बात को समझ पाए, इस मैट्रिक्स में टोटल कितना रो है, M रो है और कॉलम कितना है, N कॉलम है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है सर, M क्रॉस N। ये M क्रॉस N, कई लोग इसको M बाई N भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग अपनी सुविधा के हिसाब से पढ़ते हैं। और पहले में जो लिखा रहेगा हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट में हमेशा रो लिखा रहता है, सेकेंड में हमेशा कॉलम लिखा रहता है, ठीक है। अब जरा सुनिए, कई लोग बोलते हैं ना सर कि सर ऐसा क्यों, फर्स्ट में रो ही क्यों लिखा रहता है, कॉलम सेकंड में ही क्यों लिखा रहता है, कॉलम को फर्स्ट में क्यों ना लिखे, रो को सेकंड में क्यों ना लिखे। देखिए तो इसका सीधा सीधा मैं जवाब दूँ आपको, तो देखिए लोगों ने गणितज्ञ जो है, लोगों ने क्या किया है ना कि इसको पहले में फर्स्ट में क्या है ना रो लिखे और सेकंड में कॉलम लिख के ही सारी बातें की, ठीक है। ऐसे 2 कॉलम को इंटरचेंज करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। ऐसे मैट्रिक्स आप अभी फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि लोगों ने क्या किया है ना कि आंसर जब भी आप क्वेश्चन बनाइएगा आंसर मिलाने जाइएगा और आप क्या करिएगा, कॉलम को रो में लिख दीजिएगा, रो को कॉलम में लिख दीजिएगा, तो ये एक अलग ही चीज़ हो जाता है। जब रो और कॉलम को इंटरचेंज करिएगा ना तो ये ट्रांसपोज बन जाता है, ठीक है। तो वो सब बात करेंगे, ठीक है, वो सब हम बात करेंगे।
लेकिन अब ध्यान रखिएगा सर, ये किया जा सकता था अगर स्टार्टिंग में ही गणित के लोग क्या करते कि पहले कॉलम को लिखते बाद में रो को लिखते, तो कोई दिक्कत नहीं होता। सारा बुक वही मान के लिखता, पहले कॉलम लिखता फिर रो लिखता, तो आप क्वेश्चन बनाते कहीं से आपको दिक्कत नहीं होता। लेकिन वहाँ सभी ने क्या किया है कि फर्स्ट में रो और सेकंड में कॉलम लिख के आंसर लिखे हैं। तो अगर आप गलती करिएगा कि पहले कॉलम लिखेगा बाद में रो लिखेगा, तो आपका आंसर हमेशा गलती आएगा, आप हमेशा गलत आंसर देंगे, आपको कभी मैच नहीं करेगा। तो इसलिए बस ध्यान रखना, आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना अपना, आपको बस इतना याद रखना है कि फर्स्ट में सर जो लिखा रहेगा उसको रो बोलेंगे हम लोग, सेकंड में जो लिखा रहेगा उसको कॉलम बोलेंगे, बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। ये 3 तरीके का फोटो हमने बता दिया, पहला फोटो, दूसरा फोटो, तीसरा फोटो, 3 फोटो बताया। उसमें आपको ध्यान रखना है कि पहला फोटो ही ज़्यादातर आपको दिखेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय या डिनोटेड बाय, चलिए रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, ठीक है। मतलब समझिए, मैट्रिक्स जो है ना, मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। जैसे मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल ए हो गया, या कैपिटल बी हो गया, या कैपिटल सी हो गया, या कैपिटल सी हो गया। तो मैट्रिक्स को हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब भी हम लोग वो मैट्रिक्स लिखना होगा तो हम लोग किससे लिखेंगे, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड its elements is denoted by small लेटर, और उसके एलिमेंट्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ऐसे होगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके एलिमेंट्स को हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके एलिमेंट्स को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। अब सर बात उठती है, सर अब एलिमेंट्स की बात करते हैं। सर एलिमेंट्स क्या होता है, तो सर ये सब जो लिखा हुआ है ना मैट्रिक्स के अंदर में, आप जो सब लिखा हुआ दिखता है आपको, जैसे A11 दिखता है आपको, A12 दिखता है, A13 दिखता है, A1n दिखता है, ठीक है। सर ये A21 दिखता है, A22 दिखता है, A23 दिखता है, A2n दिखता है। तो ये सब आपको जो दिख रहा है ना, ये दरअसल इसके एलिमेंट्स है, ये इसका क्या है, एलिमेंट्स है। मैं आपसे पूछूंगा कि सर फर्स्ट रो का एलिमेंट्स बताइए, तो सर पहला आपको क्या करना है कि पहला रो देखिए। सर पहला रो कौन है, सर ये वाला अपना पहला रो है। तो सर पहले रो का एलिमेंट्स मैं आपसे पूछूंगा तो आप क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा सर पहला रो का एलिमेंट्स है A11 है, A12 है, A13 है, A13 के बाद A14 आएगा जो कि हमने डॉट डॉट से लिखा है, A15 आएगा डॉट डॉट, इसी तरीके से कहाँ तक जाएगा, लास्ट में A1n तक जाएगा, ठीक है। तो यही इसके एलिमेंट्स होते हैं। आपको ध्यान रखिए कि हमेशा मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं और उसके एलिमेंट्स को हम लोग स्मॉल लेटर से लिखते हैं, ठीक है। इतने बातें आपको समझिए। दूसरा चीज यहाँ देखिए, मैट्रिक्स को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं। इन शॉर्ट फॉर्म, जैसे यहाँ देखिए, इन शॉर्ट फॉर्म में हम लोग मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ देखिए, जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं, इस बॉक्स में लिखता हूँ मैं, बॉक्स में बना दूंगा, ए कैपिटल ए इक्वल टू लिखते हैं EIJ, ठीक है, और M क्रॉस N लिखते हैं, ठीक। ये भी मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है A इक्वल टू AIJ M क्रॉस N। इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब समझाता हूँ मैं अभी आपको, ठीक है। वेयर EIJ denote elements denotes एलिमेंट। अच्छा थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूँ, रुक जाइए।
एलिमेंट्स ऑफ ए, जहाँ ए आई जो है ना इस मैट्रिक्स ए का एलिमेंट्स को डिनोट करता है, ठीक है। और सर एम क्रॉस एन क्या है, एंड एम क्रॉस एन इज ऑर्डर ऑफ, ये क्या है सर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बोलूँ या ए बोलूँ, और एम क्रॉस एन क्या है सर, इसका ऑर्डर है। और सर ये बताइए सर आई क्या है सर, आई और जे लिखिए, इसका क्या मतलब है। आई और जे जो है ना, आई जो है ना रो को डिनोट करता है, आई किसको डिनोट करता है, रो को, और जे किसको डिनोट करता है, कॉलम को। ये भी लिख दीजिएगा, अच्छा ये भी आप कहीं पे लिख दीजिएगा, मैं आराम से लिख देता हूँ। आई ये किसको बताएगा, रो को बताएगा, और जे किसको बताएगा, कॉलम को बताएगा, ठीक है। आई बताएगा रो को और जे बताएगा कॉलम को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर लिखिएगा शॉर्ट फॉर्म में, ये जरूर आप लिख दीजिएगा। ए आई जे, हमेशा मैट्रिक्स को हम लोग लिखते हैं ए आई जे। अब जरा सोचिए आप कि अगर मैं मैट्रिक्स आई की जगह पर 1 बोल दूँ, जे की जगह पर 1 बोल दूँ, तो देखिए ना यही आ जाएगा, A11 आ जाएगा। ये मैट्रिक्स का क्या है, एलिमेंट्स है। अगर मैं आई की जगह पर 1 बोलता हूँ, जे की जगह पर 2 बोलता हूँ, तो देखिए ये आ जाएगा A12। इसी तरीके से हम लोग मैट्रिक्स का ये शॉर्ट फॉर्म में, ये जो इतना बड़ा लिखे हैं इसको शॉर्ट में हम लोग ये लिखते हैं, ठीक है। तो आप इसको उतार लीजिए, इसको आप उतारिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, इसको उतार लीजिए, इसके आगे हम बात करते हैं आपसे। जरा यहाँ देखिए, अच्छा देखिए, हमने अभी लिखा था ए इक्वल टू स्मॉल ए आई जे एम क्रॉस एन। ये मैट्रिक्स ए है, जे ए आई जे जो है ना इसके एलिमेंट्स को डिनोट करता है। आप जरा यहाँ देखिए, अगर मैं मैट्रिक्स बी लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, बी आई जे स्मॉल, सॉरी बी आई जे, और ये भी हो जाएगा एम क्रॉस एन। अगर मैं सी लिखना चाहूँ तो सर ये क्या हो, कोई दिक्कत क्या है, सी आई जे हो जाएगा, और ये हो जाएगा एम क्रॉस एन। जहाँ एम क्या बताएगा, रो बताएगा, और एन क्या बताएगा, कॉलम बताएगा। क्या आपको ये बातें समझ आई, ठीक है। इतना बातें आपको समझ आ रहा है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जाइए यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए। अब एक बार और हम इसको बनाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल पहले लेके दिखा तो, जरा यहाँ देखिए, आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ अभी। जैसे मैट्रिक्स ए में लिखना चाहता हूँ, देखिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, मान लीजिए ये मैट्रिक्स हमने लिख दिया, ठीक है। अब जरा यहाँ देखिए, मैं आपसे बोलता हूँ कि इसमें बताइए रो कितना है, तो सर ये वाला जो होगा ना, ये अपना फर्स्ट रो है। सर ये कौन सा रो है, सर ये सेकंड रो है। सर ये कौन सा रो है, थर्ड रो है, नहीं। और सर ये वाला बॉक्स जो आप बना रहे हैं इधर का, ये बॉक्स, ये फर्स्ट बॉक्स, और ये जो सेकंड बॉक्स, और ये थर्ड बॉक्स, ये जो बॉक्स बनाएंगे आप, ये किसको बताएगा, कॉलम को बताएगा, ठीक है। ये पहला, अच्छा ठीक है, मैं स्पेस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको हटा ही देता हूँ, मैं आपको ऐसे बोल देता हूँ, ऐसा आप समझ गए होंगे, ठीक है। जरा यहाँ देखें, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। यहाँ देखें, ये अच्छा ऑर्डर में आपसे अभी जस्ट पूछता हूँ, जरा यहाँ देखिए ना, ऑर्डर मैं आपको बोल ही चुका हूँ कि ऑर्डर किस पे डिपेंड करता है। ऑर्डर डिपेंड करता है कि आपको मैट्रिक्स में कितना रो है और कितना कॉलम है, उसी पे डिपेंड करेगा। जितना रो होगा उतना कॉलम होगा, ठीक है, तो वही उसका ऑर्डर आ जाएगा। जैसे मैं आपसे इसमें पूछता हूँ कि आप इसमें बताइए रो कितना है, तो आप सर बोलेंगे देखिए पहला रो, सर ये वाला क्या है, पहला रो है, ये क्या है, सेकंड रो है, ये क्या है, थर्ड रो है। मतलब फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फर्स्ट, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है। मतलब सर इसमें 3 रो है, कितने रो है इसमें, 3 रो है। सर कॉलम बताइए तो मेरे को, सर ये वाला, ये देखिए, ये जो लाइन खींचिएगा एक, तो ये पहला कॉलम है, ये जो लाइन खींचिएगा दूसरा कॉलम है, ये जो लाइन खींचिएगा तीसरा कॉलम है। सर इसमें टोटल रो कितना है,
3 है सर। कॉलम कितना है? 3 है। और मैंने भी बोला था कि हमेशा जो लास्ट में जो एलिमेंट्स रहता है ना, उसी से आपका ऑर्डर आएगा। तो देखिए ना, लास्ट में क्या 3 क्रॉस 3 है, सॉरी 3 है। इसका मतलब इसका ऑर्डर जो है ना 3 क्रॉस 3 का होगा। इसका क्या मतलब सर, m के जगह पे अभी हम लोग जो लिख रहे थे यहाँ पे m क्रॉस n लिख रहे थे, तो यहाँ दिख रहा है आपको m की जगह पर 3 और n की जगह पे भी कितना है? 3 है। इसका मतलब m किसको बताता था? m बताता था रो को, और n किसको बताता था? कॉलम को। इसका मतलब सर इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, 3 रो है और 3 कॉलम है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप ही से पूछता हूँ, अब मेरे को बताइए। जैसे मैं एक मैट्रिक्स बी लिखता हूँ, अब ऑर्डर मेरे को बताइएगा अभी, ठीक है। A2 1 2 A1, सॉरी कैसे मैं लिख A11 A12 A21 A22। आप मेरे को इसका ऑर्डर बताइए, ऑर्डर, ठीक है। कमेंट करिएगा, कमेंट करके ऑर्डर बताइए इसका, ठीक है। सी एक मैट्रिक्स लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका भी हमको ऑर्डर बताइए, ठीक है। ऑर्डर बताइए, ऑर्डर अपने कॉपियाँ में लिख लीजिएगा आप ये सब, ठीक है। अपने कॉपी में आप ऑर्डर लिख लीजिएगा, इसका कितना ऑर्डर है, ठीक है। अच्छा चलिए, इसका ऑर्डर बताने के लिए कुछ नहीं, इसमें नंबर ऑफ रो, मैं आपसे पूछूंगा नंबर ऑफ रो, तो आप क्या बोलिएगा? 3 है। मैं आपसे पूछूंगा नंबर ऑफ कॉलम, तो आप क्या बोलिएगा? 3। सो इसलिए इसमें कितना हो जाएगा? सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, तो इसलिए मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 क्रॉस 3 का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 क्रॉस 3 का। तो आप इन सभी का ऑर्डर भी अपने कॉपी में आप लिख लीजिए, ठीक है। इन सभी का ऑर्डर भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। लिखिए इतना, और इसके आगे फिर हम आपसे और बातें करते हैं। लिखिए इतना पहले। देखिए यहाँ देखिए, हाँ, जैसे मान लीजिए ए मैट्रिक्स लिखे हैं हम, A11 A12, ये याद कर लीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप इसको याद कर लीजिएगा। A1 एंड ऐसा पैटर्न समझिएगा कैसे लिखते हैं। A21 A22 A23, 2-3 बार आप लिखेंगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। A21 A31 A32 A33 A3n डॉट डॉट AM1 AM2 AM3 और डॉट डॉट AMN। यहाँ से ये बना तो m क्रॉस n। ये जो मैट्रिक्स A है ना, इज डिफाइंड, ये तभी डिफाइंड होगा, इज डिफाइंड ओनली, ये तभी डिफाइंड होगा व्हेन m बिलोंग्स टू n। मतलब m जो है ना नेचुरल नंबर से होना चाहिए, एंड n बिलोंग्स टू n, और जो n भी है वो नेचुरल नंबर से होना चाहिए। या आपको ये भी कहीं लिखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, m बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर प्लस आई का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, एंड n बिलोंग्स टू प्लस आई प्लस पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। नेचुरल नंबर बोलो या पॉजिटिव इंटीजर बोलो, दोनों में क्या दिक्कत है? दोनों तो सेम ही चीज़ है। नहीं, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या सर? 1 2 3 4 5 ये सभी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। सर जीरो क्या है सर? तो जीरो नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और नहीं तो नेगेटिव इंटीजर है। इस बात को अगर आप नहीं जानते होगे तो इसको भी लिख दीजिएगा कॉपी में, ठीक है। कहीं भी एक पॉइंट देके आप लिख दीजिएगा, या साइड में कहीं पे भी आप लिख लीजिएगा। छोटी छोटी बातों जो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट देगा आपको। छोटी छोटी बातें जो है ना एक बड़े बड़े क्वेश्चन में आ जाती हैं। कई बार जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनता है उसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें मिला करके एक अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आपको याद रखिएगा कि हमेशा
ये कोई भी मैट्रिक्स डिफाइन तभी होगा जब m और n नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। इसका क्या मतलब सर? इसका मतलब m का जो वैल्यू होगा ना 1 2 3 4 5 6 होगा, ये फ्रैक्शन में कभी नहीं होगा। m का वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होगा, n का वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होगा। ना तो m का वैल्यू कोई नेगेटिव होगा, ना तो n का वैल्यू कभी नेगेटिव होगा, ऐसा नहीं होगा। कोई आपसे बोलेगा कि सर, कोई आपसे ये बोला कि ए कोई मैट्रिक्स है और ये 1 2 3 4 ऐसे दे देगा, बोलेगा मान लीजिए 3, -1, कभी ऐसा बोला तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा, ये डिफाइंड होता ही नहीं है, क्योंकि m और n नेगेटिव हो ही नहीं सकता। m और n कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो। इसका भी सिंपल सा लॉजिक है। इसका क्या है, क्योंकि m क्या है सर? m रो को बताता है, n किसको बताता है? कॉलम को बताता है। तो देखिए ना, रो क्या है? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ऐसे हम लोग काउंटिंग करते हैं ना, तो काउंटिंग करते हैं तो सर नेचुरल नंबर से होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि m और n यहाँ पे कभी आपको फ्रैक्शन नहीं दिखेगा, कभी आपको नेगेटिव ये सब नहीं दिखेगा। अगर कभी दिखा तो आप बोल दीजिएगा मैट्रिक्स डिफाइंड नहीं है, ऐसा नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। तो इतना बातें आपको समझ आए, चलिए आप इसको लिखिए। ठीक है, इसको आप लिखे तो अच्छे से। चलिए अब ये बताइए हमको, देखिए मैं मैट्रिक्स लिख देता हूँ आपको। जैसे यहाँ देखिए, एक मैट्रिक्स ए लिख दिया आपको, और मान लीजिए 5 2 -3 4 0 1 3 2 -1, मान लीजिए एक मैट्रिक्स लिख दिया, ठीक है। मैं आपसे क्या क्या चीज़ें पूछता हूँ इसमें, ये मेरे को बताइए। मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें नंबर ऑफ रो बताइए, मैं आपसे पूछूंगा नंबर ऑफ रो, ठीक है। फिर बताइए हमको नंबर ऑफ कॉलम्स बताइए, हमको क्या बताइए आप? नंबर ऑफ कॉलम बताइए। पहला चीज़ आप हमको बताइए नंबर ऑफ रो बताइए, और फिर बताइए नंबर ऑफ कॉलम बताइए, ठीक है। और यहाँ देखिए, फिर हमको बताइए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। फिर हमको ये बताइए कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स एन ए, ठीक है। इसके बाद बताइए कि एलिमेंट्स इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट रो, इन फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट्स है ये बताइए। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड रो, ये बताइए। एलिमेंट्स इन थर्ड रो, ये बताइए, ठीक है। कुछ बातें और हैं जो मैं आपसे यहाँ से पूछूंगा। इधर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फिर बताइएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड कॉलम, ठीक है। सेकेंड कॉलम में नंबर ऑफ एलिमेंट। इसी तरीके से आप ये भी बता दीजिएगा एलिमेंट्स इन थर्ड कॉलम, ठीक है। इतना सारे बातें आप बता दीजिएगा हमको। देखिए मैं आपसे पूछ लेता हूँ अभी, सभी चीज पूछ लेगा। देखिए नंबर ऑफ रो कितना है, तो सर रो देखिए काउंट करिए, एक रो, दूसरा रो, तीसरा रो, कितना नंबर ऑफ रो है? 3 रो है सर। नंबर ऑफ कॉलम कितना है? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 3 कॉलम है सर। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है सर? तो ऑर्डर 3 रो है, 3 कॉलम है, इसका मतलब ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा? 3 क्रॉस 3 का। जरा यहाँ देखिए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। अब आइए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना है? 9 एलिमेंट्स है।
तो सर ये 9 जो है ना सर, यहाँ पर देखिए तो सर ऑर्डर 3 है, यहाँ पे 3 × 3 का अगर ऑर्डर है, रूट 3 है, रो और कॉलम 3 है, तो सर ये 9 तो यहाँ से भी आ रहे, 3 × 3 कर देते हैं, 3 दिया 9 हो जाता है। तो हाँ ये भी आ जाता है। आपको एलिमेंट्स काउंट करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट लेकर थोड़ी काउंट करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको नंबर ऑफ एलिमेंट लिखना रहे तो उसके जितना रो दिया रहे, जितना कॉलम दिया रहे, उसको बस गुना कर दीजिए, उतना ही एलिमेंट्स होगा आपको उसमें, ठीक है। तो इसमें टोटल कितना एलिमेंट्स है, तो रो कितना है 3 है, कॉलम कितना है 3 है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब जरा यहाँ देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो में कौन कौन एलिमेंट है, 5 है, 2 है, -3 है। कौन कौन से एलिमेंट है, 5 है, 2 है, -3 है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकेंड रो, तो सेकेंड रो में है 4 है, 0 है, 1 है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन थर्ड रो, तो इसमें कौन सा है, 3 है, 2 है, -1 है, ठीक है। अब आ जाइए नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम ये वाला 5 है, 4 है, 3 है, 5 है, 4 है, 3 है, 5 है, 4 है, 3 है। तो फर्स्ट कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं, 5 4 3 5 5 4 3, ये फर्स्ट कॉलम है। सेकंड में आप बताइए 2 0 2, सर कितना है 2 0 2। सर थर्ड में बताइए, तो थर्ड में -3 1 -1, -3 1 -1। तो मैंने आपसे सारी चीज़ें पूछ ली इस मैट्रिक्स के बारे में, जो भी चीज़ें हो सकता था हमने हर वो चीज़ पूछ ली आपसे, ठीक है। इस मैट्रिक्स में जितना सारी चीज़ें होती हैं मैंने हर वो चीज़ पूछ ली है। तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, आप इसको अच्छे से लिखिए, इतना सारी चीज़ें इस मैट्रिक्स में पॉसिबल है, ये सभी मैट्रिक्स में होता है। तो आप इसको लिखिए तो अच्छे से। चलिए इसको लिख लीजिए आप। अब आगे बात करते हैं हम आपसे। अच्छा यहाँ देखिए, देखिए ये जो हम लिखे थे, मैं बोला ही था आपको बार बार, ये जो पड़ेगा A11 A12 A13 A1N A21 A22 A23 A2N A31 A32 A33 A3N डॉट डॉट AM1 AM2 AM3 AMN, ठीक है। ये M क्रॉस N का है, ठीक है, M क्रॉस N का है। यहाँ देखिए मैंने आपको इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का ये सिखाया था, AIJ, ठीक है, और ये M क्रॉस N। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि I का वैल्यू 1 डाल दीजिए और J का भी वैल्यू क्या डाल दीजिए, 1 डाल दीजिए। मैं बोलता हूँ I का भी वैल्यू 1 डाल दीजिए, J का भी वैल्यू क्या डालिए, 1 डालिए। तो जैसे आप I का वैल्यू 1 डालिएगा तो I की जगह पर 1 डालो, J की जगह पर 1 डालो, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा E11 बनेगा। क्या बनेगा, E11। तो देखिए ये एलिमेंट्स है, A11 आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो आपको जब भी AIJ के फॉर्म में अगर कोई एलिमेंट्स दिया है, आपको कोई भी एलिमेंट्स निकालना है तो उसके जगह पे बस पोजीशन डाल दीजिए। देखिए A11 लिखने का क्या मतलब है, A11 लिखने का मतलब उसमें A11 जो है ना फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स है। A11 किस रो और किस कॉलम का एलिमेंट्स है, A11 जो है ना फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स है। मैं आपसे बोलूँगा A12, तो A12 होगा, इसका मतलब ये क्या है, A12 जो है 1 2, पहले में 1 लिखा है बाद में 2 लिखा है, तो पहला बोलता है रो और दूसरा बोलता है कॉलम। तो A12 का मतलब ये फर्स्ट रो है, A12 का मतलब क्या, ए फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम है, A12 का मतलब क्या, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। यहाँ देखिए A12 इसका मतलब क्या है, ये जो एलिमेंट है फर्स्ट किसका है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। कौन सा कॉलम, सेकंड कॉलम,
क्या ये बात समझ में है? यहाँ पे जो लिखा है तो उसी से डिसाइड करता है ये कौन सा रो और कौन सा कॉलम का एलिमेंट्स है। तो ये 1 2 लिखा है मतलब फर्स्ट रो का एलिमेंट है और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। देखिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है ना। मैं आपसे बोलता हूँ कि A32 बताइए, A32 ये कौन सा एलिमेंट्स, ये कौन सा, ये एलिमेंट जो है ना कौन सा रो और कौन सा कॉलम का है? तो देखिए 3 है, इसका मतलब थर्ड रो और सेकंड कॉलम का होगा। तो आप ढूंढिए तो ज़्यादा थर्ड रो सेकंड कॉलम कहाँ पे है? यहाँ है थर्ड रो, ये देखिए थर्ड रो और सेकंड कॉलम है ना A32 सेकंड कॉलम और ये वाला थर्ड रो, फर्स्ट रो सेकंड रो और ये थर्ड रो। तो ये है, ये जो एलिमेंट है फर्स्ट रो, सॉरी फर्स्ट नहीं थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम का है। किस कॉलम का है? सेकंड कॉलम का है। तो ये बातें आपको समझ आया कि आई और जे का वैल्यू हम डिफरेंट वैल्यू डालेंगे तो हमको डिफरेंट एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ आई एंड जे वी गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। मतलब हमको ए का आई और जे के डिफरेंट वैल्यू के लिए हमको ए मैट्रिक्स का डिफरेंट एलिमेंट्स मिल जाएगा। नहीं, आई और जे का हम लोग अलग अलग वैल्यू डालेंगे तो अलग अलग एलिमेंट्स हमको मिल जाएंगे। तो ये बातें आपको समझ आया। तो अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन करता हूँ मैं आपसे, जस्ट एक क्वेश्चन लिखता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन लिखता हूँ, कंस्ट्रक्ट 3x3 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट 3x3 मैट्रिक्स if Aij and its elements is given by 1/2 I plus j। ठीक है, यहाँ देखिए हमको कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट 3x3 का मैट्रिक्स बनाना है। हमको एक मैट्रिक्स बनाना है जो 3x3 का होगा इफ A = Aij एंड इट्स एलिमेंट्स इज गिवन बाई, और उसके एलिमेंट जो होता है ना हमको इस वाले रिलेशन से मिलता है। उसके एलिमेंट जो है ना इट एंड इट्स एलिमेंट इज गिवन बाई, ऐसा लिख देता हूँ Aij = 1/2 I plus j। बढ़िया, ये ऐसे एलिमेंट्स मिलता है, इस वाले रिलेशन से हमको एलिमेंट्स मिलता है। तो हमको मैट्रिक्स चाहिए कितना का? 3x3 का मैट्रिक्स चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, आइए हम आराम से देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन, आइए पहले हम 3x3 का मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये अपना 3x3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, और देखिए यहाँ इसका जो एलिमेंट्स Aij वो इस वाले रिलेशन से आएगा। कैसे? अब जरा यहाँ देखिए, हम A11 निकालना चाहते हैं। ठीक है, फॉर ऐसे लिखता हूँ, फॉर A11 का मतलब क्या सर? I का भी वैल्यू 1 है, J का भी वैल्यू 1 है। इसका मतलब पुट I = J = 1। I और J सबको हमको क्या डालना है? 1 डालना है, तभी ना। यहाँ पर देखिए I के जगह 1 J के जगह 1, तो ये 1 = 1/2। यहाँ पे देखो 1/2 और I की जगह पे 1 डालो, J के जगह पे 1 + 1, तो ये A11 = कितना हो जाएगा? 1/2 × 2 हो जाएगा, 1 + 1 2 कटेगा तो 1 हो जाएगा। तो A11 का वैल्यू कितना आ गया? 1। क्या ये बात आपको समझ आया कैसे हमने लिखा? अब आइए A12 लिखते हैं, A12 लिखते हैं। तो A12 के लिए कुछ नहीं, 1/2 और I की जगह पे 1 J की जगह पे 2, 1 + 2, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3। तो इसका A12 का वैल्यू आ गया 3/2। ठीक है, अब आइए A13 लिखते हैं, A13, तो 1/2 I की जगह पे 1 J की जगह पे 3, तो 1 + 3, तो 1 + 3 4 हो जाएगा, और 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो A13 का वैल्यू कितना आया? 2 आया।
क्या ये बात आपको समझ में है? 2 कैसे आया? ये 1 + 3 4 हो गया, 4 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। अब आइए A21 निकालते हैं। 21 1/2 2 + 1। अब I की जगह पे 2, J की जगह पे 1, 2 + 1, तो ये भी A12 21 का वैल्यू आ गया। 21 का वैल्यू 3/2। ठीक है, यहाँ देखें। और फिर A22 निकालते हैं, तो 1/2 और ये 2 + 2, तो ये 2 + 2 4 हो जाएगा, इससे भाग देंगे 2 आ जाएगा, तो A22 का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। यहाँ देखिए, फिर A23 का वैल्यू निकालते हैं, तो ये 1/2 2 + 3, तो A23 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5/2। 5/2 कैसे? ऐसे 2 + 3 5 हो जाएगा, 5 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 5/2 आएगा। A31 निकालिए, A31, तो 1/2 3 + 1, 3 + 1 4, आप 4 में 2 से भाग देंगे 2 हो जाएगा। A31 का वैल्यू आ जाएगा 2। अब आ जाइए A32 निकालिए, 32। तो देखिए सर, A32 निकालना है ना, तो आप 1 दीजिए और ये वाला I की जगह पे 3 आएगा, J की जगह पे 2 आएगा, तो 3 + 2 दीजिए। कितना दीजिए? 3 + 2 दीजिए, और 3 + 2 करिएगा तो 5/2 आ जाएगा। नहीं, तो A32 का वैल्यू आ जाएगा 5/2। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब सर A33 निकालते हैं। A33 इसका मतलब 1/2, I की जगह पे 3 और J की जगह पे भी 3, इसका मतलब A33 का वैल्यू होगा 3 3 6, और 6 में 2 से भाग दीजिएगा तो 3 आएगा। ठीक है, अब देखिए सारा एलिमेंट्स का हम लोग वैल्यू निकाल लिया। अब हमको मैट्रिक्स कितना मिल जाएगा? कुछ नहीं करना, A11 की जगह पे लिख दीजिएगा 1, A12 की जगह पे लिख दीजिएगा 3/2। यहाँ पे जितना सारा वैल्यू निकाले सबको यहाँ पे पुट कर दीजिएगा और वो अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आप लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ का स्टेप लिखिएगा। A देखिए A11 का वैल्यू कितना है? A11 की जगह पे हम लिख रहे हैं 1, तो बस छाप दीजिए 1। देखिए A12 यहाँ पे इसका वैल्यू लिख दीजिए 3/2। A13 कितना है? 2 है, तो 2 लिख दीजिए। अब A21 देखिए ये कितना है? 3/2, तो 3/2 लिख दीजिए। A22 कितना है? 2 है, तो 2 लिख दीजिए। A23 कितना है? 5/2, तो 5/2 लिख दीजिए। A31 कितना है? 2 है, तो 2 लिख दीजिए। A32 कितना है? 5/2, तो 5/2 लिख दीजिए। A33 कितना है? 3 लिख दीजिए। और ये मैट्रिक्स अपना आंसर हो गया। यही 3 × 3 का क्या है? मैट्रिक्स है, जो अपना आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से ये बातें आपको समझ आई होगी, और जो नहीं समझ आया होगा तो आप हमको व्हाट्सएप नंबर पे मेरे बता दीजिएगा, आपको वहाँ पे हम आपको डाउट्स बता देंगे। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। चलिए लिखिए इसको। मिटा दूं क्या? चलिए मिटा देता हूँ। अब 1-2 क्वेश्चन होमवर्क में आपको लिख देता हूँ, जो आप बना लीजिएगा। ठीक है, होमवर्क में 1-2 क्वेश्चन लिख देता हूँ, जो आप सॉल्व करिएगा। थ्री क्रॉस टू का हमको मैट्रिक्स बनाना है। इट्स एलिमेंट्स इज उसके एलिमेंट्स आपको दिया गया है Aij = 1 माइनस I-2j। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 3 and its
एलिमेंट्स गिवन बाय EIJ I-3j, ये है ना 1/3 I-3j, बढ़िया। ठीक है, मॉड्यूलस है, ये मॉड्यूलस है। ठीक है, मॉड का क्या काम होता है कि मॉड का काम होता है नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देना। तो इतना बातें आप लिख लीजिए, ये तीनों दो क्वेश्चन आप लिख दीजिए। ये होमवर्क क्वेश्चन है, HW में आपको घर से करना है, ये भी आपको घर से करना है। ठीक है, और चलिए उसके बाद कुछ और क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन लिखता हूँ, यहाँ देखिए, फाइंड पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, फाइंड पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स having elements 12। ठीक है, एक मैट्रिक्स का हमको पॉसिबल ऑर्डर निकालना है जिसके एलिमेंट्स क्या है, 12 है। 12, ये R नहीं है, ये 12 है। ठीक है, 12 है, जिसमें 12 एलिमेंट्स है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, तो एलिमेंट्स हमको कितना दिया है, 12 एलिमेंट्स है, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है। तो सर ऑर्डर का क्या मतलब होता है, ऑर्डर का मतलब सर जितना दो होगा उतना, जितना दो और जितना कॉलम होगा, ठीक है, वही अपना ऑर्डर बताता है। नहीं तो सर ऐसा देखिए ना कि हम क्या करते हैं ना कि 12 एलिमेंट्स है, तब क्या करते हैं 12 को एक ही दो में हम अरेंज कर देते हैं। इसका मतलब क्या कि अगर आपको 12 एलिमेंट्स दिया गया है ना, 12 एलिमेंट्स दिया गया है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए, आप ऐसा कर सकते हैं कि 1 2 और 1 ही 2 में सारा एलिमेंट कर दीजिएगा, तो 1 2 और 12 कॉलम बन जाएगा। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि सर 12 2 ले लेते हैं, कॉलम एक ही ले लेते हैं। इसका मतलब क्या, मैं मैट्रिक्स बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं ये बोलूँगा, ठीक है, तो A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A110 A111 A112। ठीक है, यही मैट्रिक्स बनेगा। तो 2 तो इसमें क्या है, एक ही है, और कॉलम क्या हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लास्ट में देखिए 12 है, इसका मतलब इसमें 12 कॉलम है। इसी तरीके से दूसरा 12 बनाऊंगा तो 12 2 हो जाएगा और फिर कॉलम एक ही होगा। तो इसका मतलब इसमें हम क्या क्या बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इतना हम लिखेंगे नहीं, हम ये समझ लेंगे कि इसका पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है 1 2 हो सकता है, 12 कॉलम हो सकता है, या ऐसा हो सकता है 12 2 बना दे, एक ही कॉलम बना दे। ठीक है, दूसरा सर हम क्या बना सकते हैं, दूसरा सर ये बना सकते हैं कि 2 2 बना दे, 6 कॉलम बना देते हैं। ठीक है, तो 2 2 बना देंगे 6 कॉलम। इसका मतलब सर ये भी हो सकता है हम 6 2 बना दे 2 कॉलम बना दे, बिल्कुल बना सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। और सर और कुछ हो सकता है क्या, हाँ बिल्कुल हो सकता है कि हम क्या करते हैं 3 2 बना देते हैं, 4 कॉलम बना देते हैं। ठीक है, तो सर और कुछ हो जाएगा 4 को 2 बना देगा, 3 कॉलम बनाएंगे, तो यही पॉसिबल ऑर्डर है। पॉसिबल ऑर्डर कितना हो सकता है, यही पॉसिबल ऑर्डर। तो पॉसिबल ऑर्डर लिख देता हूँ, पॉसिबल ऑर्डर जो हो गया, ऑर्डर वो ज़्यादा देखिए कितना हो गया, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितना है, 6 ऑर्डर है। कितना ऑर्डर है इसमें, 6 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना जा सकता है। 1 क्रॉस 12 का बना जा सकता है, 12 क्रॉस 1 का, फिर 2 क्रॉस 6 का, 6 क्रॉस 2 का, फिर 3 क्रॉस 4 का, 4 क्रॉस 3 का। इतने टाइप्स के मैट्रिक्स, इतने तरह के ऑर्डर का मैट्रिक्स हम बना सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये भी आप लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। इसी तरीके के 1 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में लिख देता हूँ, या मैं एक और कर भी दूंगा। ठीक है, और होमवर्क में लिख देता हूँ, तो आप इसको लिखिए तो अच्छे से। देखिए पहला लेक्चर है जो अपना, इसमें बेसिक बातें हो गई। ठीक है, बहुत सारे बेसिक जो आसान बातें हैं, और इसके बाद धीरे धीरे इसका स्टैंडर्ड बढ़ेगा धीरे धीरे। फाइंड
possible having elements of 15, मान लीजिए उसमें 15 एलिमेंट्स हैं, तो कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन। तो 15 एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है 15, तो फिर क्या हो जाएगा, एक दो बनाएंगे 15 कॉलम बना देंगे, तो फिर एक हुआ है तो फिर 15 क्रॉस 1 भी होगा। अब फिर देखिए 3 दो बना देंगे 5 कॉलम बना देंगे, और फिर 5 दो बना देंगे 3 कॉलम बना देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो पॉसिबल ऑर्डर कितना आ गया, पॉसिबल ऑर्डर यही हो गया। पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो सकता है, पॉसिबल ऑर्डर कितना आ गया इसका, 4 आ गया। यही सब पॉसिबल ऑर्डर का मैट्रिक्स बने, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा पॉसिबल ऑर्डर बोलेगा तो इतना ही लिख देंगे, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, हाँ, तो 4 मैट्रिक्स आपको बनाया जा सकता है इतने तरीके का। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। अब एक क्वेश्चन लिखिएगा, ये होमवर्क दे देता हूँ। फाइंड पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, फाइंड पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट्स 24। ठीक है, दूसरे एक और SW लिख देते हैं, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट्स 21। ठीक है, हमको उस मैट्रिक्स का भी पॉसिबल ऑर्डर निकालना है जिसके एलिमेंट्स 21 है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप HW में करेंगे गट से। ठीक है, तो इतना लिखिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं आपसे। बढ़िया, और इसके आगे की बात करते हैं हम अभी आपसे। देखिए यहाँ देखिए, अब मैं आपसे ये बात करता हूँ कि जरा यहाँ लिखिए सर। अच्छा देखिए, पहले एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, A11 A12 A13 डॉट डॉट A1n A21 A22 A23 A2n A31 A32 A33 और डॉट डॉट A3n। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा AM1 AM2 AM3 डॉट डॉट AMN। ठीक है, और ये M क्रॉस N का आ गया। बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे इसमें पूछूंगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए। आप मैट्रिक्स ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए, तो आप क्या बोलेंगे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने के लिए मैं बोलूँ तो आप क्या बोलिएगा, m इंटू एन। मतलब सर कि जितना रो होगा ना, जितना कॉलम होगा उसको आप गुना करा दीजिए, वही टोटल नंबर ऑफ आपका एलिमेंट्स हो जाता है। m रो है, n कॉलम है, तो इसको इंटू करा दीजिए, तो यही टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए A11 A12 A13 A21 A22 A23। देखिए ये 2 क्रॉस 3 का है, क्यों, क्योंकि 1 2 2 2, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, 2 रो 3 कॉलम है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 आ जाएगा, 2 इंटू 3 मतलब 6 आ जाएगा। नहीं देखिए 3 2 6 6, आप गिन के भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 ही है। ठीक है, आप एक और एग्जांपल आप बता दीजिए। ये ऐसा लिखा है 2 3 4 5 6 7 0 1 3। ठीक है, इसमें आप एलिमेंट्स बता दीजिए सर। तो टोटल नंबर ऑफ
टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, कितना एलिमेंट्स हो जाएगा इसमें, तो 3 × 3 कर दीजिए सर, 3 × 3 बोले तो 9, तो 9 एलिमेंट्स है। आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ध्यान ये रखना है कि जब भी आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करेगा ना मैट्रिक्स में, तो कुछ नहीं करिएगा, जितना रो दिया रहेगा, जितना कॉलम दिया जाएगा, तो उसको बस गुना कर दीजिएगा, तो वही आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल जाएगा। क्या इतना बातें आपको समझ आए कि जितना नंबर ऑफ रो होगा, जितना नंबर ऑफ कॉलम होगा, बस उसको इनटू करवा दीजिएगा, तो वही आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएगा। ठीक है, उतना ही आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएगा। तो इतना बातें आप लिख लीजिए, इसके आगे फिर हम बात करते हैं आपसे। चलिए इतना लिखते हैं। अच्छा यहाँ देखें, अब आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब लिखिएगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिसेस। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस की बात करते हैं। पहला लिखिए, फर्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, इसको ज़्यादा समझाते हैं। पहले लिखने दीजिए डेफिनेशन। ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स in which number of row is not equal to number of column is called रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो उसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। A matrix in which number of row is not equal to number of column, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका मतलब क्या सर मतलब क्या कि अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का अगर हमसे कोई बातें करता है ना, इसका सीधा सीधा मतलब है कि उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होना चाहिए। अगर मतलब सर इसका कि अगर किसी मैट्रिक्स में 2 रो है, तो उसमें 2 कॉलम ना बोल के 3 कॉलम हो जाए, 4 कॉलम हो जाए। ठीक है, किसी मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा जरा यहाँ देखिएगा, अब मान लीजिए अगर इसी को ऐसे लिखे जाए, A इक्वल टू Aij M क्रॉस N। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि फॉर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, हमको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए कि M जो है ना नॉट इक्वल टू N। इसका मतलब सर M जो है ना रो को डिनोट करता है, N किसको डिनोट करता है, कॉलम को। M किसको बताता है, रो को बताता है, और N किसको बताता है, कॉलम को। ठीक है, इसका मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो जाएगा तो इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे, उसको हम कुछ और बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। जस्ट अभी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होगा, तब हम उसको कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल लिखिएगा, A इक्वल टू 2 3 5 0 1 3, तो ये हो गया 2 क्रॉस 3, मतलब इसमें 2 2 है, 3 कॉलम है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसको लिख दीजिए। एग्जांपल इसका लिखिए, ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल लिखिए। इसको हम फिर मिटाते हैं, आगे बात करते हैं हम। अब लिखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब लिखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स।
लिखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix in which number of row is equal to number of column is called स्क्वायर मैट्रिक्स। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए, अगर मैं आपको एक मैट्रिक्स बनाता हूँ AIJ, ठीक है, और इसको बोलता हूँ M क्रॉस N, तो आपको ये ध्यान रखना है कि फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स से है, इसका मतलब M और N बराबर होना चाहिए। M और N कैसे होना चाहिए? बराबर। M और N कैसा होना चाहिए? बराबर। इसका मतलब जितना नंबर ऑफ रो होगा उतना ही नंबर ऑफ कॉलम होगा। और इस बॉक्स को बना दीजिए। ये बार बार पूछे जाता है ऑब्जेक्टिव में, कई बार आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसा मिल जाएगा। ये वाला बॉक्स जो है ना, कई बार आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा कि नंबर ऑफ कि ऐसा दे देगा कि फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा दे देगा आपको। ऑब्जेक्टिव ऐसा पूछेगा क्वेश्चन, इफ A is, ऐसा दे देगा A इक्वल टू AIJ, ठीक है, M क्रॉस N इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ऐसा लिख देगा स्क्वायर मैट्रिक्स। और आप मैट्रिक्स और आपको ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन देगा M नॉट इक्वल टू N, फिर B में देगा M ग्रेटर देन N, C में देगा M बराबर N, अब मान लीजिए डी में आपको दे दिया M लेस देन N, ऐसा दे दिया, ठीक है। और आपसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ A इक्वल टू AIJ M क्रॉस N इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम जानते हैं सर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो जितना रो होगा उतना ही कॉलम होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जितना रो उतना ही कॉलम होना चाहिए, ठीक है। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आने ही चाहिए। ये अगर नहीं आया तो आपको मैट्रिक्स पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दिखेगा जैसे मैं इसके आगे बढ़ूंगा ना, आपको समझ में आने लगेगा ये स्क्वायर मैट्रिक्स का कितना इंपॉर्टेंस है। दूसरी आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका एक अलग ही ब्रांच बना दिया गया मैथमेटिक्स का, डिटर्मिनेंट, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट जो होता है ना, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल होता है। जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटर्मिनेंट तो उससे मैं बोलूँगा कि उसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पॉसिबल होगा जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज उसका डिटरमिनेंट पॉसिबल नहीं होगा। जो भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है उसका डिटरमिनेंट पॉसिबल नहीं होता, उसका डिटरमिनेंट नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम जानते हैं क्या कंडीशन होगा कि M और N बराबर होना चाहिए, कि M और N कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो ये खट से बन जाएगा। आपका हमेशा पूछता रहता है ऑब्जेक्टिव में, अब ऑब्जेक्टिव में देखिएगा हमेशा पूछता रहता है, हमेशा। तो ये चीज़ें आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, मैं बुक्स के लिए आपको बोला था कि आपको KC सिन्हा और NCERT का बुक रखना, साथ ही साथ एक क्वेश्चन बैंक रख लीजिएगा। जो क्वेश्चन बैंक ये सब खरीद के रखिएगा कुछ चीज़ें, क्योंकि क्वेश्चन जैसे जैसे चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो आपको क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन भी करने हैं, ताकि आपको ये समझ में आए कि हाँ क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन मेरे से हो पा रहे हैं। मैं जो पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ उसमें हमसे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन हो पा रहा है, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ आया, ऐसे ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है। तो आई होप ये आपको बढ़िया से समझ आ रहा होगा, ठीक है। और ये तो आप देख ही रहे कि कोरोना फिर से इतना तेज़ी से ग्रोथ करना शुरू किया गया, सब कुछ बंद हो गया, ठीक है। तो फिर से हम लोग ऑनलाइन आना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं। तो लगता है कि अब आप लोग को ले चलना पड़ेगा तारों के शहर में, क्योंकि धरती पे तो कोरोना हमको पढ़ाई तो करने नहीं देगी। नहीं, ले चले तुम्हें तारों के शहर में, ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे कोरोना हमें पढ़ाई न करने देगी, धरती पे कोरोना हमें पढ़ाई न करने देगी। चलिए कोई नहीं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत परेशान करके रख दिया है, ठीक है ना। तो आपको ये स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम 3-3 स्टार बना रहे हैं, ठीक है।
बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए अब इसको लिखिए अच्छे से। तो इसको लिखिए अच्छे से। हम ऐसा करते हैं कि इस वीडियो को रहने देते इतना ही तक, इसके आगे क्या बात हम आगे वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आप इतना अच्छे से लिख लीजिए और इसके आगे हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम और भी इस पर आगे बहुत से बात करना, अभी इसके टाइप्स के बारे में बात करना है, पूरा बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो वो सब बातें करेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर परिवार को ख्याल रखिएगा। अच्छा एक चीज़ बताना चाह रहा था, देखिए यहाँ नहीं, ये दरअसल होता क्या है कि अभी जो समय चल रहा है ना कि आप 11th से 12th में आ रहे थे, इस समय क्या होता है कि सभी स्टूडेंट के बेचैनी होते हैं कि जल्दी से जल्दी क्लास ज्वाइन कर ले, यहाँ जाए वहाँ जाए, बहुत भाग दौड़ हो जाता है कि अगर ये नहीं खुला है तो यहाँ पे जाए वहाँ पे जाए, ठीक है। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, यस ठीक है ना, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। देखिए होता क्या है ना, क्योंकि आपके जगह पे मैं भी होता तो शायद मेरे ख्याल से मेरे साथ भी यही होता, लेकिन आप देखिए मैं जो समझा रहा हूँ उसको जा समझिएगा। क्योंकि अभी जो समय चल रहा है ना कि आपको यहाँ वहाँ जाने से आपको होगा नहीं। मैं आपको ये एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ कि पिछले साल की बातें हैं कि कुछ लोग जो है ना यहाँ से छोड़ करके कहीं और गए थे। हमारी बात हुई है उनसे, बहुत सारे कई लोगों से बात हुआ है। और इसका जाने का वजह ये था, क्या वजह था, कुछ एक सब्जेक्ट के लिए लोग गए थे, वो आपको भी दिखा होगा। आप भी अब हमसे जुड़े हैं तो आपको भी लगा कुछ लड़का यहाँ से वहाँ वहाँ गया है कि जिसको कुछ एक सब्जेक्ट जो नहीं थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया, ठीक है, इस वजह से वो चले गए। तो मैं आपको बता दूं कि वैसे लोगों का मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट बहुत ख़राब हो गया। कैसे, ज़रा यहाँ देखिए। मैथमेटिक्स की बात करूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स में मान लीजिए हमने बोला, क्योंकि आप 11 हमसे पढ़े हैं, 11 में हमको अच्छे से जानते हैं, ठीक है। और अच्छे हमारे स्टूडेंट जो कुछ गए यहाँ से, उनका मैथमेटिक्स में 90+ स्कोर होना चाहिए, जिसका 60 नंबर 65 नंबर 75 नंबर 73 नंबर ऐसे नंबर आया, ठीक है। और वही स्टूडेंट जो एकदम नॉर्मल स्टूडेंट है और जो अच्छे से मेहनत किया उसका 94 95 ऐसे उतना भी नंबर आया है, ठीक है। और कुछ सब्जेक्ट सुधारने के लिए गए, मैथमेटिक्स उसका खराब हो गई। तो देखिए अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको मैथ्स का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। मैथ्स जितना अच्छा होगा आपका मार्क्स इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्या है ना कि कुछ प्रैक्टिकल है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल आता है। तो प्रैक्टिकल में आपको नॉर्मली सभी लोगों को 25+ 27-28 नंबर मिल ही जाते हैं, ठीक है। और मैथ्स में कोई प्रैक्टिकल नहीं है, उसमें आप जितना अच्छा से लिखेंगे उतना ज़्यादा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको इसलिए ये बातें बता रहा हूँ कि यहाँ से कुछ लोग गए हैं तो केमिस्ट्री फिर भी कितना आया, 75 76 77 तक आया नंबर। और मैथ्स जहाँ आना चाहिए 90 95+ आना चाहिए, वो आ गया 60 65। तो नुकसान होगा आपको, ये हमारी गारंटी है, आपको बिल्कुल नुकसान होगी। क्योंकि मैं जितना आसानी से चीज़ों को समझा पाता हूँ, शायद मेरे ख्याल से और लोग भी बिल्कुल समझा पाते होंगे। बहुत लोग हमसे बहुत अच्छे समझाते होंगे, लेकिन हाँ बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो मेरे से टफेस्ट तरीके से समझाते हैं, ठीक है। मैं चीज़ों को बड़ा आसानी से समझा देता हूँ, बड़ा आराम से चीज़ों को समझाता हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको मेरा ये सारी बातें आज के लेक्चर में जितना बातें मैं बोला हूँ सब कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। और लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए ओके बाय।